जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, जिसका पेपर कोड है POL 302 यानी POL 302। BA थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर है। ठीक है, सभी ये चौथा क्लास है दोस्तों। ठीक है, ये चौथा क्लास है, चौथा प्रैक्टिस सेट है। बाकी जो मैंने 3 क्लास कराए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग जाकर के उसे भी देख लीजिएगा दोस्तों। ये 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, 30 के 30 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सेवा संबंधित कार्य के अलावा मीर बख्शी का क्या कार्य होता था? तो वह भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षक करता था। ठीक है, सेवा संबंधित कार्य के अलावा मीर बख्शी का क्या कार्य होता था? तो मीर बख्शी जो है वो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षक करता था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था? तो मुगल काल में दोस्तों केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान वजीर होता था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री का होता था, जिसे वकील या वजीर कहा जाता था मुगल काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार होता था, तो यह किस में होता था दोस्तों? तो यह सम्राट में होता था। मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति सम्राट में होता था। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मुगल काल में ग्राम को क्या कहा जाता था मुगल काल में? तो मावदा कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछेगा दोस्तों मुगल काल में ग्राम को क्या कहा जाता था? तो मावदा कहा जाता था। तो ये प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मुगल काल में ग्राम के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान दोस्तों छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें मुगल कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ठीक है, मुगल कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, सब लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है, मुगल काल के प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उस समय जिले को दोस्तों सरकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, मुगल कालीन प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में दोस्तों मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी है, क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, किस वंश के घर में मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो नंद वंश में। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? इनमें से कौन एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो मेहरगढ़ एक हड़प्पा शहर नहीं था, बाकी लोथल, धौलावीरा और सतकाको ये हड़प्पा शहर थे। प्रश्न नंबर 11 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, महामेधवाहन वंश से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसके कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? 13 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लोथल। ऑप्शन नंबर डी है लोथल। हड़प्पा स्थलों में से किसके कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लोथल में दोस्तों 2 लोगों के शव पाए गए थे कब्र में। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, पोतगाह को दोस्तों क्या बोलते थे? गोदीबाड़ा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, लोथल में पाया गया था। ठीक है, पोतगाह जिसे गोदीबाड़ा बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थान पर पाया गया था? तो लोथल में पोतगाह यानी गोदीबाड़ा पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रश्न नंबर 15 है, जैन धर्म के पहले
तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो दोस्तों ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए है। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में सबसे प्राचीन भी है ऋग्वेद, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर के, या फिर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है दोस्तों। साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तो उस समय ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोस्तों बम्बई, ठीक है, बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू गई थी? दोस्तों सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। देखिए कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों उत्तरी पश्चिमी प्रांत में महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में दोहरी सरकार का संबंध किससे है? दोहरी सरकार का संबंध बंगाल में एक कंपनी के साथ दीवानी और निजामत दोनों शक्तियों का निहितार्थ होता था, तो उसे दोहरी सरकार कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हर एग्जाम में पूछता है यह कि भारतीय रेलवे के जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो यह 1858। ऑप्शन नंबर बी है। 1858 में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था। प्रश्न नंबर 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट अधिनियम का व्यवस्थापना। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को उस समय पारित किया गया था जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी की वजह से वहाँ पर सभा हुई थी जलियांवाला बाग में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है, गंज से क्या तात्पर्य है? गंज से क्या तात्पर्य है? तो गंज एक छोटा स्थिर बाजार होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए है। 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। प्रश्न नंबर 28 है, अब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का उपयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था लॉर्ड वेलेजी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का उपयोग लॉर्ड वेलेजी द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? कौन है दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, या लॉर्ड कॉर्नवालिस,
होल्ट मैकेजी या इनमें से कोई नहीं है जो बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों होल्ट मैकेजी हैं जिन्होंने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। यहाँ को रहेगा लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। दूसरा कथन है सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये दोनों कथन सही है, ठीक है ना, ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था और सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया था, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।